Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Edify with भव्या। तो हम ऑलरेडी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं एंड एक स्टूडेंट की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि आप इको की वीडियो क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 से हम इको की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रेफर बुक भी रिकमेंड करी थी कि आप संदीप गर्ग को फॉलो करें। अगर स्कूल में टीआर जैन रिकमेंड करी हुई है तो आप स्टिल पर्सनली संदीप गर्ग लें और संदीप गर्ग से ही अपनी 12th बोर्ड की तैयारी करें, क्योंकि टीआर जैन में वो लैंग्वेज अच्छे से नहीं दे रखी, टॉपिक्स को अच्छे से सेग्रीगेट नहीं कर रखा कि कौन सा टॉपिक कब होना चाहिए, बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो संदीप गर्ग आप प्लीज परचेज करें, जिनके स्कूल में संदीप गर्ग ही लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी नेशनल इनकम, उसमें इन टोटल आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि पूरे 10 मार्क्स का आना है एंड वो यूनिट है नेशनल इनकम। आप सबके स्कूल में ऑलमोस्ट हो चुका होगा ये एंड काफ़ी वो कन्फ्यूजन हुई होगी, लेकिन बहुत इजी है ये यूनिट एंड काफ़ी स्कोरिंग भी है क्योंकि 10 मार्क्स की वेटेज लेता है ये। एक क्वेश्चन इसमें 1 मार्क का आता है, एक 3 मार्क्स का और एक 6 मार्क का आता है। अभी तक की वेटेज यही है और यही इसका ब्लूप्रिंट है ये नेशनल इनकम की यूनिट का। कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको साथ के साथ अपडेट भी करती रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम एक्चुअल में क्या है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ नेशन विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पूरे नेशन में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम टोटल कर देंगे तो आपकी नेशनल इनकम कैलकुलेट होके आपको मिल जाती है। जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आपको दे रखा है वो माइक्रो की डिफरेंस दे रखे हैं, इंट्रोड्यूस किया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स को, जो कि आपने 11th में बहुत अच्छे से कर लिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक सिंगल यूनिट के बारे में स्टडी करना एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पूरी इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करना। इसके अदर नेम, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, एग्जाम्पल्स ये सारा आपको ऑलरेडी आता है, आप उसको एक बार रीड आउट कर लेना। नॉट सो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 11th में बहुत बार आपका हो चुका है तो 12th में ये क्वेश्चन ज्यादा पुट नहीं होता। तो अब नेशनल इनकम को और आगे समझने के लिए मैं और टॉपिक जो मेन है वो बताती हूँ आपको। तो नेशनल इनकम का मेन मतलब क्या है वो आपको समझ आ गया। नेशनल इनकम इज द वैल्यू सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ नेशन। अब हमें नेशन में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करें? जब हमें अपनी इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स पता हों तो हमारी इकोनॉमी में बेसिकली 4 टाइप ऑफ सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स या फिर फर्म्स। नेक्स्ट होते हैं हमारे सेक्टर्स हाउस होल्ड्स, ठीक है। थर्ड सेक्टर होता है हमारा गवर्नमेंट का एंड लास्ट सेक्टर होता है जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर बोल सकते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं, फॉरेन सेक्टर बोल सकते हैं। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लेके चल रहे हैं। इसके अदर नेम क्या क्या है? एक्सटर्नल, क्योंकि नेशन से बाहर का हो गया ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ड तो आपने सुना ही होगा कि कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो जरूरी थोड़ी सिर्फ अपने नेशन में ही चीज़ों को सेल करेगा, बाहर भी करता है। जब बाहर सेल करते हैं तो क्या हो जाता है? एक्सपोर्ट। एंड जब हमें बाहर से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है या किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और जब हम इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल कंट्रीज से कुछ परचेज करते हैं तब हम करते हैं इम्पोर्ट। मतलब बाइंग ऑफ इंटरनेशनल गुड्स फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंट्री इज इम्पोर्ट एंड सेलिंग ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन फॉरेन इज एक्सपोर्ट, ठीक है। भेजना गुड्स को एक्सपोर्ट एंड गुड्स को खरीद के लाना अपनी इकोनॉमी में इज इम्पोर्ट्स, ठीक है। एक्सटर्नल या फिर फॉरेन। तो ये बेसिकली आपके 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है जिनको स्टडी करने की रिक्वायरमेंट रहती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में।
लेकिन अभी आप 12th में हैं तो आपको बहुत सिंपलर आपने बस पढ़ना है, सिर्फ 2 सेक्टर्स आप पढ़ेंगे, एक प्रोड्यूसर्स और एक हाउस होल्ड्स। गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को लेके अभी आप कुछ नहीं पढ़ेंगे इस क्लास में। आप जब आगे अपनी स्टडी परस्यू करेंगे तब इन दोनों सेक्टर्स को लेके भी, मतलब इन चारों सेक्टर्स को लेके आपने स्टडी करना है। तो अब प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड्स का मैं आपको रिलेशन बता दूं। जो आप ये वर्ड सुन रहे होंगे क्लास में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, ये एक्चुअल में ये फ्लो है क्या? ठीक है, आपको पता है, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में 9th 10th में पढ़ा है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो रिक्वायर्ड है ही हैं। वो नहीं होंगे तो आपकी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। दैट आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थोड़े बहुत बेसिक हैं आपके इकोनॉमिक्स के, अगर आपको नहीं पता थे तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि इन 4 फैक्टर्स के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकती। दैट इज लैंड, और ये आप बार बार पढ़ेंगे भी अभी नेशनल इनकम में, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं तो एंटरप्रेन्योर का आई होप आपको मीनिंग पता होगा कि क्या होता है। एंटरप्रेन्योर बेसिकली जो बिजनेस का ओनर है या जो इन सारे रिसोर्सेज को सही यूसेज में लेके आते हैं उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल तो फिजिकल रिसोर्सेज हो गई ना, उसके लिए किसी ह्यूमन रिसोर्स की तो रिक्वायरमेंट है जो उनको एफिशिएंट यूसेज में ला सके, उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके। अब इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कुछ ना कुछ इनकी फैक्टर इनकम मिलेगी। टर्म्स बार बार आप सुन लो, क्या क्या बोल रही हूँ मैं। लैंड का क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या देंगे हम? वेजेस। लेबर की फैक्टर इनकम क्या कहलाएगी? वेजेस। लैंड पे क्या देते हैं आप? रेंट। कैपिटल पे आप क्या देते हैं? इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर है, बेसिकली जो ओनर है या मेन प्रोप्राइटर है बिजनेस का, वो क्या लेके जाएगा? बिजनेस का प्रॉफिट। तो इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना प्रोड्यूसर्स काम नहीं कर सकता, और अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर यूज करेगा तो उसको ये फैक्टर इनकम पे करनी पड़ती है। इतना क्लियर हो गया अब आपको? अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते कहाँ से हैं? आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे हैं कि आपको रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से, जो सोसाइटी को ही आपको फीडबैक रिटर्न में करना पड़ता है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन दे रहा है? हाउस होल्ड्स दे रहे हैं प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, इतना क्लियर? जब ये हाउस होल्ड्स मतलब सोसाइटी बेसिकली इनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं प्रोवाइड करेगी तो प्रोड्यूसर अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स ये फैक्टर इनकम दे रहे हैं हाउस होल्ड्स को। इतना क्लियर हो गया? यहां से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गए और इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे फैक्टर इनकम दी है प्रोड्यूसर्स ने हाउस होल्ड को। ठीक है, अब मैं आपको और थोड़ा बेटर पूरे बोर्ड पे करके बताती हूँ कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की कैसे मैं बात कर रही हूँ। देन उसको हम अलग अलग डिस्क्राइब करके रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो इनमें भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो आपका एक चैप्टर संदीप गर्ग का डन हो जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हो जाएगा स्टॉक एंड फ्लो का, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आपकी बुक में ऐसा है कि यहाँ हाउस होल्ड्स लिखे हैं, यहाँ फर्म्स लिखे हैं, बट आप ऐसे ही स्टार्ट करना, यहाँ फर्म्स एंड देन यहाँ हाउस होल्ड्स। फर्म्स या फिर प्रोड्यूसर्स, इनको क्या बनाने हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करने हैं, तभी कर पाएंगे जब हाउस होल्ड सेक्टर इनको क्या देगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर मिलेगा इसे, तभी कर पाएगा। मतलब जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को मिलेगा तभी ये क्या कर पाएगा? जनरेट कर पाएगा या प्रोड्यूस कर पाएगा गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज इसने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से कर लिए, जनरेट कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया।
अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, इनको कुछ ना कुछ इनकम चाहिए, दैट इज फैक्टर इनकम। क्या क्या थी? लैंड का रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लेगा। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम, इतना फ्लो हमें क्लियर हो गया। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने प्रोड्यूस करी है, तो ये कौन लेगा? हाउस होल्ड्स ही तो लेंगे। तो जो इसको ये फैक्टर इनकम मिली है, इसी पे खर्चा करके वो क्या परचेज करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हाउस होल्ड इस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए कर रहा है। एंड वो गुड्स एंड सर्विसेज वो किससे परचेज करेगा? अपनी इनकम से। उसकी इनकम क्या हो रही है? या तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया कि हाउस होल्ड क्या खरीद रहा है? प्रोड्यूसर्स या फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज। इन्होंने बनाया ही किसके लिए? कौन से सेक्टर के लिए? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। ठीक है, अब ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से ही इन्होंने इसको फैक्टर इनकम दी, हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, देन एक और फ्लो, ये गुड्स एंड सर्विसेज इनके पास गए, गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने परचेज करे, एंड उसके बदले हाउस होल्ड ने इनको जो इनका एक्सपेंस होगा, जो भी इनकी वैल्यू होगी, वो पेमेंट ये प्रोड्यूसर्स एंड फर्म्स को कर रहा है। तो ये बेसिकली आपका फ्लोज के टाइप हो गए कि एक जगह आपकी फिजिकल चीज की मूवमेंट हो रही है, दैट इज दिस, एंड एक जगह आपकी मनी का एक्सचेंज हो रहा है, जो कि फैक्टर इनकम दे के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, इतना ये क्लियर हो गया आपको, और बहुत इजी होगा। मैंने आपको पूरी स्टोरी करके बता दिया है। तो जो आपके ये फिजिकल थिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इधर से उधर, कि मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जा रहे हैं यहाँ पे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड खरीद रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो। एंड जो यहाँ पे मनी से रिलेटेड एक्सचेंज हो रहा है कि फर्म्स इनको फैक्टर इनकम दे रहा है और इसी इनकम से ये यहाँ पे खर्चा करके इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद पा रहे हैं, दैट इज नॉमिनल फ्लो या फिर मनी फ्लो। तो आपका ये पूरा रियल फ्लो और मनी फ्लो क्लियर हो गया है। अब मैं आपको जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जब आपको ये समझ आ गया है तो उससे रिलेटेड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी समझ आ जाएगा। तो मैं अब आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बता रही हूँ, जिसमें आप जनरेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, ये तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। ये दोनों हैं आपके रियल फ्लो, या फिर अदर नेम इसका फिजिकल फ्लो, एंड इसका क्या है? मनी फ्लो नेम, या फिर नॉमिनल फ्लो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आप 3 टर्म्स पढ़ेंगे, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। तो सबसे पहले तो जनरेशन ऑफ इनकम होगी। जनरेशन ऑफ इनकम मतलब प्रोड्यूसर्स को जो हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिले हैं, उससे वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे, जनरेट करेंगे, जो कि हाउस होल्ड्स खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे ये फेस हो गया प्रोडक्शन फेस या फिर जनरेशन ऑफ इनकम। यहाँ से अब आपकी इनकम की स्टार्टिंग होने वाली है कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज बनने वाले हैं जो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिले हैं उससे, और उससे फिर आपका जो है जब वो परचेज करेगा हाउस होल्ड, तो उससे आपको जो इनकम मिलेगी वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा? फैक्टर्स इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये वाला फेस हो गया इनकम फेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट आपका एक्सपेंडिचर फेस, जो हाउस होल्ड्स को इनकम मिली है एज अ फॉर्म ऑफ फैक्टर्स इनकम, उसको वो यूज करेंगे, खर्च करेंगे इनके गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में। तो वो फेस हो जाता है एक्सपेंडिचर फेस या फिर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम मतलब जो आपके पास इनकम आई है उसको आप यूज करेंगे। ठीक है, और फिर वही सेम बात,
कि यहाँ पे जो उनको एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलती है इनकम गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो उनको वो एज अ फैक्टर इनकम दे देते हैं। और हाउस होल्ड कैसे खरीदता है गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा कैसे देता है, जो उनको फैक्टर्स इनकम मिलती है। तो दैट इज सर्कुलर फ्लो। ऐसे हमारी इकोनॉमी में पैसा फ्लो होता रहता है फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर्स, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड, फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और ये जो आपके रियल फ्लो मनी फ्लो था, ये भी क्लियर हो गया। अब बस एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, एंड फिर हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपके पास संदीप घर में इन टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेज अवेलेबल है, असर्शन रीजन अवेलेबल है, ट्रू फॉल्स अवेलेबल है, मैच अवेलेबल है, मैच द फॉलोइंग्स अवेलेबल हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप इकोनॉमिक्स में जब भी ट्रू फॉल्स आते हैं तो बिना एक्सप्लेनेशन के नहीं छोड़ सकते, ना सिर्फ ट्रू और सिर्फ फॉल्स के मार्क्स नहीं मिलते हैं। ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। 0.5 वाला कोई सिस्टम नहीं है। जब आपका ट्रू अच्छे से एक्सप्लेन होगा, जब आपका फॉल्स अच्छे से एक्सप्लेन होगा, तभी उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। एंड प्लीज़ साथ के साथ जितनी भी एक्सरसाइजेज आपकी बुक में मिलती हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी में डीके गोयल को की है या संदीप गर्ग में या टीआर जैन में भी है, प्रैक्टिस के लिए तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। इन्हीं को आप कर लें तो मोर देन इनफ है। हॉट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो लास्ट टॉपिक है आपका स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक का आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्टॉक का पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है आपके पास, एंड देन फ्लो। ठीक है, ये वाला इसको पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ ऐसे आपको लर्निंग में इजी रहेगा। फ्लो, पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक, पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे। लाइक स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या वैल्यू है, एंड फ्लो का मतलब पीरियड ऑफ टाइम पे क्या वैल्यू है। तो स्टॉक जैसे मैं आपको एग्जांपल अभी कंसिडर करते हैं कि आपके अभी पॉकेट में कितने पैसे पड़े हैं, 500 600, दैट इज स्टॉक। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पूरे मंथ में, पूरे मई मंथ में आपको कितने पैसे मिले थे, तो दैट विल बी फ्लो। तो ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करे, उसको हम कहते हैं स्टॉक। और जो पूरे पीरियड ऑफ टाइम पे फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट टू दिस स्टार्टिंग पॉइंट की कैलकुलेशन हो, उसको हम कहते हैं फ्लो। तो अब आपकी बुक्स में जो भी इनकी डिस्टिंग्विश बिटवीन है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको अच्छे से पूरा रीड आउट कर ले, इनकी डेफिनेशंस लर्न कर ले। लर्न करने की तो छोटी सी ऐसे मैंने ट्रिक आपको बताई दी है, क ट ऐसे आप कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे वाले पॉइंट्स में। एंड फ्लो तो यही हो गया पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप अब आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो भी अच्छी लगी है और आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी है, आपको जो दिक्कत लग रही थी। अब मैं फटाफट से नेशनल इनकम की थ्योरी ख़त्म करूँगी 2 वीडियोस और अपलोड करके, देन मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊँगी और नेशनल इनकम जो आपका 10 मार्क्स की यूनिट है वो पूरी अच्छे से फिनिश हो जाएगी। और जो भी इस चैनल में न्यू हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले हो सकते हैं या और भी कोई न्यू, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे, उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलती रहेगी। एंड अगर कहीं पे भी आपको कहीं कोई फीडबैक की नीड लगी है कि आप इस वाले टॉपिक में इतना अच्छे से आपने नहीं एक्सप्लेन किया, तो वो भी मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।